Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minuti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. So student, Learn to Teach चैनल पे हमारा जो कंटेंट चल रहा है वो हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है CTET के पेपर सेकंड में, और इसमें भी हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा है अपनी लास्ट वीडियो से कंपेयर करूँ तो वो है पोस्ट मुगल रूल। यानी हमने ये ओवरऑल देख लिया कि इंडिया में किनका आधिपत्य रहा है, कौन कौन से शासक रहे हैं। अब अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं वो है पोस्ट मुगल रूल्स की, यानी कि मुगलों के रूल के बाद कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपना आधिपत्य भारत में जमाया था। पोस्ट मुगल रूल का पार्ट 1 हमने देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि रीजनल पावर जो है वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी, और उसके बाद आगे हम देखते हैं कैसे ब्रिटिशर्स या अन्य जो थे जैसे कि डच थे या पुर्तगालीज थे वो कैसे धीरे धीरे भारत में आना शुरू हुए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पोस्ट मुगल रूल के पार्ट सेकेंड। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी उसमें ये देखा था कि आफ्टर मुगल एम्पायर धीरे धीरे भारत में रीजनल पावर यानी कि क्षेत्रीय जो शक्ति थी वो आधिपत्य लेना शुरू हुई थी, जो बढ़ना शुरू हुई थी। तो जो कि क्षेत्रीय पावर शक्तिशाली होना शुरू हुई थी तो बहुत से जो क्षेत्रीय राजा थे वो इस समय लाइमलाइट में आना शुरू हुए थे। तो राजपूत जो थे मुगल के बाद उनका एक तरीके से उस समय आधिपत्य होना शुरू हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो राजपूत किंग हैड सेव्ड देयर लीडरशिप स्टेटस इन एक्सचेंज टू द एक्सेप्टेंस ऑफ मुगल इंपीरियल रूल्स। क्योंकि राजपूत जो थे ये कहीं ना कहीं एंटी थे मुगल रूल्स के खिलाफ, या औरंगजेब ने जो सारी पॉलिसीज बनाई थी या उन्होंने जो एंटी हिंदू रूल्स बनाए थे उन सब के क्योंकि खिलाफ थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी उसको संभाल के रखा था। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आगे चल के राज कर पाए। मुगल अथॉरिटी ब्रॉट द अर्स्टवाइल फाइटिंग राजपूत टुगेदर टू फॉर्म एन एंटी मुस्लिम लीग। क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो औरंगजेब थे उन्होंने इस हिसाब के रूल रेगुलेशन लगा रखा था जिससे कि जो हिंदुओं के मंदिर थे या उनके त्योहार थे उनको बंद कर दिया गया था। तो धीरे धीरे लोग जो थे उनके खिलाफ होना शुरू हो गए और एक अलग से शक्ति उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो इसमें जो राजपूत में जो बहुत ही फेमस राजा रहे हैं वो है सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर। ही सक्सेसफुली गॉट द गवर्नरशिप ऑफ मालवा। ये बहुत ही सक्सेसफुल किंग थे अम्बेर के, और जिन्होंने गवर्नरशिप जो है उसको सक्सेसफुली प्राप्त की मालवा की। राजा जयसिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर। जो सवाई राजा जयसिंह थे उन्होंने ही जयपुर सिटी को फाउंड किया था, उसको एस्टेब्लिश किया था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी धीरे धीरे जो राजपूत थे उनका आधिपत्य होना शुरू हुआ था। राजपूत के बाद रीजनल पावर में अगर हम बात करें तो भारत में मराठा और जाट थे उनका आवागमन शुरू हुआ था। तो मराठा जो थे वो एक तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लेन ऑफ भोंसले। मराठा की अगर बात करें तो मराठा में जो सबसे मुख्य या महत्वपूर्ण वंश रहा है वो मराठा में भोंसले का रहा है। उसमें भी शिवाजी भोसले पावरफुल फिगर हैं जो साउथर्न पॉलिटिक्स में बहुत ही पावरफुल रहे हैं। तो शिवाजी भोसले वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम एज ए मराठा, established Maratha as politically and financially prosperous। और शिवाजी भोसले के ही राज्यकाल में जो मराठा की शक्ति थी वो राजनीतिक रूप से और वित्तीय रूप से काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस हुई। By 1740 the Maratha had captured Marwa, Gujarat and part of बुंदेलखंड। तो 1740 के लगभग जो मराठा थे उन्होंने क्योंकि बहुत सी जगह सक्सेस प्राप्त की, इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका था और इन्होंने पॉलिटिकली काफी पावरफुल बना लिया था अपने आप को। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे मालवा, गुजरात और कुछ पार्ट ऑफ बुंदेलखंड को अपने कैप्चर किया, यानी कि मराठा के पार्ट में इन्वॉल्व किया। मराठा के बाद जो जिनका आधिपत्य भारत में हुआ वो थे जाट। जो जाट थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे एंड पीजेंट्री क्लास थे अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली, मथुरा एंड आगरा।
क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हमें इनका आधिपत्य देखने को नहीं मिलता है। तो स्पेशली इनका एरिया अगर हम देखें तो दिल्ली के आसपास मथुरा और आगरा के एरिया में हमें ज्यादा देखने को ये मिलते थे। अंडर सूरजमल गॉट मैक्सिमम पावर। जाट के जो फेमस किंग थे वो थे सूरजमल, और उन्होंने अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली आधिपत्य को दिखाते हुए राज्य काज संभाला। ही डाइड इन 1764, और उसके बाद जो इनका जो राज्य काज था वो इनके जो सन थे जवाहिर सिंह, उन्होंने इसको संभाला था। तो स्टूडेंट, मराठा और जाट पावर को देखने के बाद अब हम बात करेंगे सिख पावर की। तो रीजनल पावर के बाद भी कहीं ना कहीं रिलीजन पावर भी अपने आप में शक्तिशाली होना शुरू हो गई थी। तो सिख, जो कि हमें पता ही एक प्रकार का धर्म होता है, तो रिलीजियस ग्रुप which was formed by Guru Nanak at the end of 15th century। 15वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक द्वारा इसे बनाया गया था। एक प्रकार का धार्मिक समूह था सिख। गुरु हरगोविंद started bringing them together as a warrior, militant and fighting community। क्योंकि लोगों से अपने आप को रक्षा करना था, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए, तो सिखों में एक गुरु थे हरगोविंद। उन्होंने लोगों को तैयार किया एज ए वॉरियर, मिलिटेंट और फाइटिंग कम्युनिटी के रूप में, जिससे वो अपने परिवार, अपने समाज की रक्षा कर सके। और 1765 और 1800 they brought regions of Punjab and Jammu under their control। 1765 से लेकर 1800 के बीच में इन्होंने काफी कुछ सक्सेस प्राप्त की और पंजाब और जम्मू कश्मीर को सिख कम्युनिटी के अंदर में रखा था। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम देखते हैं धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था उसका आधिपत्य लगभग समाप्त हो चुका था। तो क्योंकि मुगल एम्पायर धीरे धीरे समाप्त हो गया था, रीजनल पावर हमें देखने को मिल रही है, धर्म के आधार पे भी पावर देखने को मिल रही है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे यूरोपियंस का प्रभाव हमें देखने को शुरू हुआ। बाहर के जो लोग थे वो आना शुरू हुए, ट्रेडिंग शुरू हुई, तो उस हिसाब से यूरोपियंस का भी धीरे धीरे भारत में आना शुरू हुआ। In 1761, Abdali fought the Battle of Panipat against the Maratha and set up a decade-long 1761 to 72. The 17th and 18th century were the witness an enormous increase in the world trade। और यहीं से कहीं ना कहीं जो आपका यूरोपियंस हैं उनका आवागमन शुरू हुआ। तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि भारत में पानीपत के युद्ध के बाद यूरोपियंस का आना शुरू हुआ, तो यूरोपियंस में भी सबसे पहले पुर्तगालीज और डच का भारत में आगमन शुरू हुआ। तो पुर्तगाली जो थे उनमें जो सबसे पहला पुर्तगाल था वो एक सेलर था जिसका नाम है वास्को डिगामा, जो कि कालीकट में लैंड किया था और सी रूट जो इंडिया को टच करता था उसका उसने डिस्कवरी की थी। यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो सी के थ्रू इंडिया आया था और उस रूट को और उसने इंडिया को डिस्कवर किया था। डी एल्मीडा बिकम फर्स्ट पुर्तगीज वायसरॉय फॉर इट्स ट्रेडिंग कंपनी। तो क्योंकि जो पुर्तगालीज थे उनका बिजनेस करने का पर्पस था, तो उस ट्रेडिंग कंपनी का जो फर्स्ट वायसरॉय था वो डी एल्मीडा था। एंड अल्फांजो डी अल्बुकेर्क ग्रेटेस्ट पुर्तगालीज वायसरॉय था, जो कि इंडिया में रह के उसने काफी कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो डेवलपमेंट किया। और पुर्तगालीज ने ही अपने आधिपत्य के अंतर्गत, क्योंकि ये कालीकट में लैंड किया था, लेकिन उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो समुद्री एरिया के जो आसपास के एरिया थे जो कि भारत को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, उसको इन्होंने ऐड किया, यानी कि पुर्तगालीज शासन के अंतर्गत ऐड किया, जिसमें है फेमस गोवा, दीव, दमन, हुगली एंड बालासोर। तो इन सारी चीजों को उन्होंने पुर्तगालीज आधिपत्य के अंतर्गत ऐड कर दिया। गोवा बिकम द हेडक्वार्टर फॉर द पुर्तगालीज। उस समय जो गोवा था वो पुर्तगालीज का हेडक्वार्टर था। फाइनली जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत छोड़ा 17th सेंचुरी एडी के आसपास। जब इन्होंने भारत छोड़ा तो धीरे धीरे डच का आगमन शुरू हुआ और 17th सेंचुरी में ही डच का आगमन शुरू हो गया। कार्लोनिस हॉटमैन was the first Dutchman to come to the India। डचमैन की अगर बात करें तो उसमें कॉर्लेनियस हॉटमैन जो थे वो पहले
पहले डच व्यक्ति थे जो कि भारत में आए। ट्रेडिंग सेंटर जो था डच का वो था नागापट्टनम, मचिलीपट्टनम, चिनासोरा एंड द माहे। तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो जितने भी ट्रेडिंग सेंटर थे वो एक तरीके के सी रूट थे, जिससे इन लोग का आवागमन ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाती थी। पुर्तगालीज और डच को समझने के बाद स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की, क्योंकि अब इन्हें डायरेक्ट ये समझ में आने लगा था कि भारत के साथ बिजनेस करने में डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा था, तो सबके लॉजिक रिगार्डिंग ट्रेडिंग शुरू हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने द ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स of the country became ambitious for the profit and direct trade। और ब्रिटिशर्स की ही क्वीन एलिजाबेथ 1600 में इन्होंने he granted Mayo to form an association to trade directly with India। इन्होंने एक एसोसिएशन का निर्माण करने के लिए कहा जो कि भारत के साथ डायरेक्ट ट्रेडिंग में सहयोग देगी। ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच आए भारत में और इन्होंने लाइसेंस प्रणाली को एक तरीके से अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये यूज नहीं हुई। तो लाइसेंस प्रणाली जो सबसे पहले डेवलप करने वाले फ्रेंच किंग थे उनका नाम था किंग लुइस 12, बट जो इनकी लाइसेंस प्रणाली थी वो यूज नहीं हुई थी। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो फ्रेंच की सबसे पहली जो फैक्ट्री थी इंडिया में वो सूरत में स्टार्ट हुई 1667 में। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज सेट अप एट सूरत, जिसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे फ्रांसिस कैरोल। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं यूरोपियंस का भारत में आगमन शुरू हुआ, मुगल एम्पायर का आधिपत्य समाप्त होने लगा और कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर अपने आप में खत्म होने लगा और यूरोपियंस का आवागमन शुरू हुआ। क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी और प्रॉफिट बेस लगने लगी, इसलिए इन्होंने सी रूट के थ्रू ये सारे काम करने शुरू किए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा पोस्ट मुगल रूल्स का पार्ट 2, बट अभी भी हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट खत्म नहीं हुआ है। चलिए हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, अपने टाइम को सही से यूज करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।